चलिए भाई, नमस्कार। आज हम आप सभी के साथ मिलकर बात करेंगे बजट के ऊपर। तो जैसे कि भाई हम सब जानते हैं, अभी 1 फरवरी वाले दिन श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो आज हम उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको सीधे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसको लेकर बात करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि इस पूरी वीडियो में संपूर्ण बजट को विद हाईलाइट के साथ कवर कर लेना। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए भाई, अगर बजट को लेकर बात किया जाए तो भाई ये जो बजट है उसको मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर आधारित माना जा सकता है। तो अगर कहा जाए तो कहा गया है इस बजट में कि ये जो बजट है ये मुख्य रूप से एक विकास यात्रा है। और ये विकास यात्रा कैसी है भाई? सीधी सी बात है भाई, हमारा लक्ष्य है कि हमें भारत जैसे अभी विकासशील जो स्थिति में है देश को विकसित देश तक पहुंचाना। तो हम भाई विकास यात्रा का ही तो एक हिस्सा हुए, है ना। और उसी के हमारे इंजन दिए गए हैं। तो ये 4 इंजन हैं जिस पर ये आपका संपूर्ण बजट आपको देखने को नजर आएगा। तो पहला इंजन है कृषि, दूसरा इंजन है बच्चों एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोलते हैं इसे, यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग जिसे हम कहा जाता है एमएसएमई, है ना। फिर है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और फिर है बच्चों एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। तो मतलब भाई जैसे कि अगर हम बात करें भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, जैसे भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो सबसे पहले हम कृषि को महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। और हमारा लक्ष्य क्या होगा? इन सबको देखते हुए हमारा क्या करना है? ये इंजन क्या लाएंगे? देश की विकास यात्रा में सुधार करेंगे, है ना। समावेशिता के साथ आगे बढ़ना होगा। समावेशिता मतलब हमारा इंक्लूसिव को लेके बात करेंगे, मतलब एक तरीके से सभी क्षेत्रों को, सभी लोगों को समान रूप से विकास करने के उद्देश्य को हम क्या करेंगे? हमारा गंतव्य क्या है? विकसित भारत बनाना, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये 4 इंजन है विकास के, जिस पर पूरा ये बजट हमारा आधारित देखने को नजर आता है। तो एक एक करके इन चारों को हमें समझना है। तो सबसे पहले कृषि के रूप में हम बात करेंगे। जो हमारा कृषि है, पहला विकास का इंजन, उसको पढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर कृषि को लेकर बात करे जाए बच्चों, या फिर किया जाता है, कृषि में हमारे कई सारी चीजें सरकार के द्वारा लाने की बात बोली गई हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाने की बात बोली गई है ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंड वालों 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और इससे जो है 1.7 करोड़ किसान लोगों को लाभ मिलेगा, है ना। मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लाने की बात बोल रही है, इसको लेके आएंगे जिससे कि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, है ना। और कृषि हमारा जो क्षेत्र है उसको मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। ऐसे ही अगर बात करें तो एक दूसरा है हमारा ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, है ना। तो ये भी राज्यों की भागीदारी से होगा। एक हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जिससे कि क्या होगा? कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मतलब स्किल्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, और तकनीकीकरण का इस्तेमाल करते हुए हम कृषि में, एग्रीकल्चर में जो कम रोजगार का समाधान है उसको दूर करेंगे। मतलब कम रोजगार की जो हम समस्या देख रहे हैं उसको हम जो है दूर करेंगे। भाई टेक्नोलॉजी होगी तो भाई तकनीकीकरण से तेजी से हमारा उद्योग धंधे या फिर जो कृषि क्षेत्र है, कोई भी चीज क्यों ना हो, उसको हम तेजी से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कृषि क्षेत्र में तकनीकीकरण को लाने की बात बोली गई है, जिससे कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वहां पे हमारा एक नई जान देखने को मिलेगी, है ना भाई, मजबूती देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है, पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बच्चों दलहन को लेकर खास तौर पर बात बोली गई है। सरकार ने बोला है जो तूर की दाल है, उड़द और मसूर पर, है ना, विशेष ध्यान देने के साथ साथ क्या करा गया है? 6 वर्ष का, याद रखना कितने सालों का बच्चों? 6 सालों का दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करने की बात बोली गई है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कौन कौन से दालों को लेकर बात हो रही है? तो ये 3 बिंदु आपको याद होने चाहिए, तूर की दाल, उड़द की दाल और हमारी कौन सी बेटा? मसूर की दाल को लेकर यहाँ पे बात बोली गई है। इसके अलावा सब्जियों और फलों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम लाने की बात बोली जा रही है यहाँ पे, है ना। तो एक व्यापक कार्यक्रम हमारा जो है लाया जाएगा, जो किससे संबंधित होगा? सब्जियों और फलों के
संबंध रखेगा, उसकी आपूर्ति को लेकर, उसके प्रोसेसिंग को लेकर, है ना, ये चीज है। बिहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में बच्चों मखाना बोर्ड बनाने की बात बोली गई है ना। तो मखाने का उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, मार्केटिंग में सुधार करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। भाई जैसे कि हम सब जानते हैं, है ना, मखाने के लिए बिहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हम सबको पता है, आप सब भी जानते होंगे। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन लाने की बात यहाँ पे बोली जा रही है, और यहाँ पे कह रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा, अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना। मुख्य बात यह है ना, जो हमारे उच्च पैदावार वाले बीज हैं उनका हम ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराने का वादा आपसे किया जा रहा है। किसके तहत, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत। क्लियर, आगे आई मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग का मतलब समझ रहे होंगे बच्चों, मछली पालन जिसे हम कह सकते हैं, मछली से संबंधित। सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, याद रखना ये पॉइंट बिल्कुल बिंदु बिंदु जैसे हम लिखते आ रहे हैं क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी। मतलब मछली जो हमारा उद्योग है, मत्स्य क्षेत्र है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। कपास उत्पादकता मिशन लाने की बात बोली गई है ना। कपास की खेती की उत्पादकता निरंतर पर्याप्त सुधार करने के लिए एक 5 वर्षीय मिशन को लाया जाएगा, यहाँ पे एक घोषणा की गई है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिग्रहण, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सबसे ज्यादा। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जो केसीसी है ना, उसकी सीमा कितनी कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड को शॉर्ट में केसीसी के नाम से जानते हैं। याद रखना इसे 1998 में लाया गया था, 1998 में हमारे भारत में शुरू किया गया, जिसके तहत जो मौजूदा सीमा है 3 लाख, उसे बढ़ाकर कर दिया जा रहा है। कितना, 5 लाख कर दिया गया है इस योजना के तहत, इस बजट के तहत सॉरी, कर दिया गया है ये काम, है ना। असम में बच्चों बोला गया है एक यूरिया संयंत्र बनाया जाएगा, और असम में कहां पे, नामरूप में बनाएंगे, जिसकी हम क्षमता बोले अगर तो 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता होगा, इसको स्थापित करने की बात बोली गई है। ठीक है, और ये यूरिया से संबंध रखता है, जैसे कि आप नाम में देख पा रहे हैं, इसका यूरिया संयंत्र है। अब दूसरा जो चरण है बेटा वो है हमारा क्या भाई, ये क्या था, कृषि, ये पहला चरण था, है ना। अब दूसरे चरण में बात करते हैं, तो दूसरा चरण क्या था, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे बोलते हैं। तो एमएसएमई के वर्गीकरण में क्या कर दिया गया है बच्चों, जिसकी जो परिभाषा थी, जो एमएसएमई की डेफिनेशन है ना, उसमें परिवर्तन किया गया। जो परिभाषा हमारी एमएसएमई की है बेटा, वो 2 चीजों पर आधारित है, एक तो निवेश पर आधारित है और एक टर्नओवर पर आधारित है, कारोबार पर। ये तो निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट, और एक कारोबार। तो उन सब दोनों की पूरी परिभाषा को अगर बात करें तो निवेश को तो कर दिया है 2.5 गुना सीमा में, मतलब इस परिभाषा में, और कारोबार को 2 गुना कर दिया गया है। मतलब आसान भाषा में कहें तो एमएसएमई की पूरी परिभाषा आपकी परिवर्तित हो गई है ना। और क्या क्या हुआ है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है, निवेश की सीमा 2.5 गुनी हो गई है और कारोबार की सीमा को 2 गुना यहाँ पे कर दिया गया है एमएसएमई के हमारे डेफिनेशन में। इस पूरे बजट में अगर बात करें तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड, याद रखना बच्चों, छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, है ना, तो यहाँ पे उनके लिए बोला गया है पहले वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लाने की बात बोली गई है। यानी कि 5 लाख रुपए तक की उनकी सीमा होगी, और ये हमारे सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए, उनको ऋण की समस्या का जैसे सामना करना पड़ता है, तो इससे वो 5 लाख रुपए तक का उपयोग करके अपने आप को आगे मजबूती प्रदान कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए भाई यहाँ पे बात बोली गई है। स्टार्टअप्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास आइडियाज तो हैं लेकिन पैसा नहीं है, जिसके कारण वो आइडिया को अपने इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोला गया है, 10,000 करोड़ रुपए का नए अंशदान के साथ निधियों के एक नए कोष की स्थापना की जाएगी। मतलब एक नया फंड बनाने की बात बोली गई है, जो हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार बच्चों जो हमारे उद्यमी हैं, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या बोला गया है, 5 लाख महिलाओं कौन कौन सी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी, पहली बार के उद्यमों को लिए अगले 5
वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण देने की बात की गई है और इसके लिए नई योजना लाने का प्रयास करा जाएगा। सरकार बोल चुकी है कि हम इस कार्य करने के लिए योजना लाएंगे। तो याद रखना, ये ऐसे लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। जो पुराने उनके लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम नए बिजनेस को, हमारा एक तरीके से देखा जाए तो नए बिजनेस को बढ़ावा भी मिलेगा इससे, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आइए भाई, यहां पे अगर बात करें बजट में तो आप देखे होंगे, गौर करे होंगे, फुटवियर, है ना, और लेदर क्षेत्रों के लिए विशेष फोकस उत्पाद स्कीम लाने की बात बोली जा रही है। यहाँ पे बोला गया है कि फुटवियर और लेदर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। खिलौना क्षेत्र के लिए भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि पहले भी, इससे पहले के हमारे अगर सरकार की योजनाओं पर विकास आप फोकस करे होंगे तो खिलौना क्षेत्र को मजबूती के लिए बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। और खिलौना क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने के लिए वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने हुए, तो यहाँ पे भी हमारे क्या बनाए जाएंगे, सरकार के द्वारा योजना बनाने की तैयारी चल रही है। और उच्च गुणवत्ता के, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए वाले, है ना, पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की बात यहाँ पे की गई है, जिसके लिए हमारे नई योजना लाने की बात बताई जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए सहायता बोली गई है। और इसके लिए बच्चों बोला गया है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा, है ना, जो हमारे फूड प्रोसेसिंग में मदद करेगा। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे बोला गया है कि मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए, फिर से बोला गया है कि एक मिशन लेके आएंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, को यहाँ पे लाने की बात आपके सामने कही जा रही है। आइए आगे देखते हैं। तो भाई ये जो था हमारा, अभी हमने क्या पढ़ा, एमएसएमई को लेकर बात बोली, क्या क्या यहाँ पे बातें आपके सामने बताई गई हैं, है ना। आगे अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम हमारा एक तीसरा पिलर जिसे हम कहेंगे, कौन सा भैया, निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आखिर क्या क्या कहा है, चलिए वो भी बातचीत कर लेते हैं, वो भी हम सारी बातों को फटाफट जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में बच्चों 2 टुकड़े हैं। एक तो लोगों में निवेश को लेकर बात हो रही है, पहले लोगों में समझो फिर आगे वाला आएगा, है ना। लोगों में निवेश करने के लिए लोगों में क्या क्या निवेश करा जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जा सके। नंबर फर्स्ट, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन, है ना। तो पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो हमारा पोषण मिशन है सरकार का, उसको आगे मजबूती प्रदान करेंगे। अटल थिंकिंग लैब, ये आपने देखा होगा स्कूलों में जो हमारी अटल थिंकिंग लैब होती हैं, उसको लेके बात हो रही जा रही है। अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, यहाँ पे 50,000 अटल थिंकिंग लैब बनाई जाएंगी, है ना। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लाया जाएगा, यानी कि जो हमारे सरकारी माध्यमिक स्कूल हैं और जो हमारे हेल्थ सेवा केंद्र कह सकते हो, स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं, प्राथमिक हमारे, है ना, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहलाते हैं, वहां पे भी क्या होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लाने की बात की जा रही है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाने की बात हो रही है। बच्चों ये क्या होगा, इस स्कीम के तहत जो हमारी किताबें होती हैं उनको डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, है ना। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाए जाएंगे, जिसमें भारतीय भाषा में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया है, जो हमारे स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए अनुपयोगी रहेगा। मतलब एक तरीके से उसमें बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा, है ना, वो लोग इसका बेनिफिट ले सकेंगे, है ना। मतलब डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा, जैसे कि आजकल हम पीडीएफ से नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो किताबें भी डिजिटल फॉर्म में हो जाएंगी, है ना, एक तरीके से। चलिए आइए, तो इसके लिए क्या बोला गया, एक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, नाम जरूर याद रखना। कौन सी योजना बेटा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना को लाने की बात की जा रही है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात बोली गई है। भाई मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये याद रखना, मेक फॉर इंडिया एक मेक फॉर द वर्ल्ड, यानी कि भारत के लिए तो है, पूरे विश्व के लिए बात चल रही है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक विशेषताओं के साथ 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने की बात हमारे बजट में बोली गई है बच्चों, 5, है ना। आईआईटी में, जो हमारी आईआईटीज है, वहां पे क्षमता का विकास किया जाएगा, यानी कि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए हमारी सरकार ने क्या बोला गया है,
5 जो हमारे 2014 के बाद शुरू किए गए हैं 5 IIT, उसमें अतिरिक्त सब अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। कितने? 6,500 और सीटें बढ़ा दी गई हैं, मोटे तौर पर ऐसे कह सकते हो। अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात किया जाए बच्चों, तो 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी एक उत्कृष्ट केंद्र बनाने की बात बोली गई है। मतलब AI को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए 500 करोड़ का एक हमारा क्या बनाया जाएगा? उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा। चिकित्सा में अगर बात करें बच्चों, तो मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले 5 सालों में 75,000 और सीट बढ़ाने की बात बोली गई है। और अगर हम इस साल की बात बोले, है ना, अगले वर्ष में बोले तो बढ़ाने के लक्ष्य में अगले वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। मतलब टोटल 75,000, लेकिन इस साल जो अभी 25-26 है, अगले वर्ष में 10,000 सीटें यहाँ पे जोड़ने की बात बोली गई है ना। चलिए आगे देखते हैं। लो भैया, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। कैंसर जो हमारे पीड़ित लोग होते हैं उनकी सुविधा के लिए सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाए जाएंगे। डे केयर कैंसर केंद्र का मतलब ये होता है बच्चों, आसान भाषा में, अब जैसे मान लीजिए कोई कैंसर पीड़ित व्यक्ति है ना, अब घर में वही सब नौकरी चाकरी वाले हैं, वो अकेला रहता है, अब कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो वो जो है अब डे केयर में जा सकता है। यहाँ पे रहेगा, पूरे दिन यहाँ रुकेगा, वहाँ पे उसकी देखभाल की जाएगी और शाम में जब उसके परिजन आएंगे तो लेके उसे घर जा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर स्थापित करने की बात बोली गई है। 25-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे सबसे पहले, है ना। चलिए, शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण, है ना। तो शहरी कामगारों को आमदनी बढ़ाने, आजीविका को मजबूत करने के लिए, मतलब शहरी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भी सरकार के द्वारा मोटे तौर पर बोले तो एक योजना लाने की बात यहाँ पे आपसे हो रही है। PM स्वनिधि योजना, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप ध्यान देंगे तो PM जो स्वनिधि योजना है ये हमारे किससे संबंधित है? जैसे आपने देखा होगा, छोटे मोटे दुकानदार हैं जो रेडी वगैरह लगाते हैं, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनके लिए आई है ये योजना। तो पहले इसके तहत 10,000 रुपए तक का ऋण की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। कितना? 30,000 रुपए की ऋण की सीमा के तहत आपको यहाँ पे अब फायदा मिलेगा। पहले कितनी थी? हमारे 10,000। और ये किसके लिए है? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। स्ट्रीट वेंडर मतलब जैसे आपने देखा होगा, जो सड़क के किनारे हमारे दुकान लगा के खड़े हो जाते हैं, चाय का ठेला, पकौड़ी का ठेला, है ना, ये मूंगफली का ठेला, किसी और का, छोटे मोटे काम धंधे करने वाले, तो उनके लिए पहले जो PM स्वनिधि योजना थी उसके तहत 10,000 की सीमा थी, अब उसे बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब आ जाता है बच्चों, ये तो लोगों में हमारे और आपके जीवन से संबंधित बात है। अब अर्थव्यवस्था के लिए क्या करा है सब बजट में सरकार ने, देखते हैं। नंबर फर्स्ट, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे सरकार और निजी भागीदारी देखने को मिलेगी। मतलब सरकार निजी भागीदारी में 3 वर्षीय जो पाइपलाइन हमारी योजना है उसके लिए अवसंरचना मंत्रालय बनाए जाएंगे। मतलब उसके लिए मंत्रालय बनाए जाएंगे जिससे कि हमारे योजनाओं को सही से क्रियान्वयन किया जा सके और राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। राज्यों को सहायता देने की बात बोली गई है। सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन करने के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए, देखो कितनी बड़ी बात है, राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितने करोड़ का? 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। और ये 50 साल तक के ऋण मुक्त जो है हमारा, वो ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना लाने की बात हो रही है 25 से 30 साल के लिए, 5 वर्षों के लिए। घोषित की गई नई परियोजना, अब ये क्या करेगा? ये जो परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना है, जो घोषित की गई है नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए, 10 लाख करोड़ की पूंजी के लिए, करोड़ रुपए पूंजी के लिए हमारा 2025 से 30 के लिए एक दूसरी योजना के रूप में काम करेगा। मतलब जो हमारी योजना घोषित की गई है, आसान भाषा में समझें कि उसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के 5 सालों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। जल जीवन मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। भाई जल जीवन मिशन जिसकी सीमा पहले 2024 थी, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब समय बढ़ा के 2028 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 2028। और इसका मेन लक्ष्य क्या है कि हर घर स्वच्छ पेयजल की सुविधा हो, हर घर स्वच्छ पेयजल को उपलब्ध कराया जा सके। आगे आते हैं। शहरी चुनौती कोष बनाने की बात हो रही है बच्चों, है ना। यहां पे अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई, जिसे 25-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों
मतलब एक तरीके से आसान भाषा में कह सकते हैं, जैसे शहरों की साफ सफाई, शहरों के विकास हेतु हमारा 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है, शहरी चुनौती कोष कहा गया है जिसे, और इस साल के लिए कितने रखे गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बात करें तो 20,000 करोड़ के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टर्स, याद रखना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसे बोलते हैं SMR, फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन हमारे क्या किए जा रहे हैं, स्थापित किया जाएगा, है ना। तो कितने करोड़ का होगा ये, 20,000 करोड़ का, ये हमारे परमाणु ऊर्जा मिशन के रूप में है। 2033 तक देखो बोला गया है हम 5 अपने भारत स्वदेश विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव रखते हैं। मतलब ये जो हमारे जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर हैं वो भारत निर्मित बनाएंगे, 2033 तक का लक्ष्य है, 5 बना लेंगे। आगे आते हैं, अब देखते हैं समुद्री विकास कोष के लिए क्या बोला गया। तो भाई इस बजट में 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है समुद्री विकास कोष के रूप में, है ना। और इससे क्या करेगी, इससे सरकार का योगदान 49% रहेगा, 49% रहेगा, और शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्रों को करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे समुद्री जो हमारी अर्थव्यवस्था है या नीली अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान की जा सके, है ना। उड़ान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ान स्कीम तो आपने सुना ही है बच्चों, उड़े देश का आम नागरिक, है ना। तो उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम अगले 10 वर्षों में 120 नए डेस्टिनेशन और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा की गई है। यानी कि 120 नए जगह हमारे उड़ान के तहत हम पहुंच पाएंगे आने वाले 10 वर्षों में, यानी कि 120 जगहों को और जोड़ा जा रहा है इसके तहत, आसान भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई। बिहार में भाई अगर बात करें तो इस बजट की एक खासियत आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इस बजट में जो राज्य है जिसको फोकस किया है वो है बिहार। बिहार एकमात्र सबसे ज्यादा प्रचलित आपका राज्य रहा है, आप बार बार देख रहे हैं इसके लिए। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बनाने की बात बोली गई है, याद रखिएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, है ना। तो बिहार में ये भी मिथिलांचल, है ना, तो वहां पे भैया क्या लाया जाएगा, आपका पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात हो रही है, ये भी यहां बोला गया है। अब सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए, जो 1 लाख जो हमारे हाउसेस हैं उनको पूरा करने के लिए कार्य तेजी करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। और इसे बोला गया है स्वामी फंड 2 के नाम से कहा गया है। स्वामी फंड 2 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 लाख और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, घरों को, लोगों तक घरों की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए क्या करने की बात आ रही है बच्चों, 15,000 करोड़ का एक फंड लॉन्च करने की बात यहां पे बताई जा रही है ना। चलिए आगे देखेंगे, लीजिए नवाचार में निवेश, इनोवेशन में क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, ये तो हमारे अवसंरचना में हुआ, है ना। देखिए भाई, पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अनुसंधान, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए हैं बच्चों, 20,000 करोड़ रुपए रखे गए। सीधा सीधा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IIM में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी। मतलब एक तरीके से फेलोशिप आप ऐसा समझ लीजिए कि सरकार पैसा देगी, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। फसल जर्म प्लास के लिए जीन बैंक बनाने की बात बोली जा रही है। भावी खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लास लाइंस के तहत के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। तो ये बात यहां पे बोली गई है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन लाया गया है। बच्चों याद रखना, शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, उसके प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने की बात यहाँ पे बोली गई है। और इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। बच्चों ये ऐसा समझ लीजिए जैसे मनुस्क्रिप्ट होती है ना, जो पुराने समय की हैं, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, तो उनको डिजिटलाइजेशन करने की बात हो रही है, उनको सही से रखा जाएगा। उसके लिए एक तरीके से क्या कहा रहा है, ज्ञान भारतम मिशन को यहाँ पे बात बोला जा रहा है ना। चलो आइए भैया, अब
चौथा जो पिलर है वो है निर्यात। अब निर्यात के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, सबसे पहले निर्यात संवर्धन मिशन लाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है वाणिज्य मंत्रालय हमारा और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। सबसे पहली बात, मोटी बात, क्या लाएंगे, हमारा निर्यात संवर्धन मिशन लाएंगे। आइए आगे देखते हैं, भारत ट्रेड नेट। अब भारत ट्रेड नेट क्या है, व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या बनाया जाएगा, भारत ट्रेड नेट बनाया जाएगा। ट्रेड नेट BTN बोला गया है, BTN है ना, फुल फॉर्म पूछ सकता है। भारत ट्रेड नेट स्थापित करने की बात बोली गई है और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये बात हमारे निर्यात संबंधित इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बीमा क्षेत्र में FDI मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अभी हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं, FDI का नाम आप सुने होंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें जो सीमा होती है, FDI की जो लिमिट होती है, तो यहां पे बोला गया है इसको 74 से बढ़ाकर क्या किया जाएगा, 100% करा जाएगा, 100% कर दिया जाएगा, याद रखना। इसके अलावा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लाने की बात हो रही है ना। सो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे हमारे SBI हो गया, PNB हो गया, ये जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। SHG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, है ना, सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे, जिससे कि उनको आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाए, है ना। भाई आपने देखा होगा बहुत से लोग जब बैंकों में लोन वगैरह लेने जाते हैं तो क्रेडिट स्कोर खराब है, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनको लोन नहीं दिया जाता। तो इन समस्याओं के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क विकसित करने की बात सरकार यहाँ पे बजट में बोली है। चलिए आगे देखते हैं, पेंशन क्षेत्रों में अगर बोला जाए तो यहाँ पे भाई बोला गया है कि भैया इसको समय अच्छे तरीके से लॉन्च करने के लिए, मतलब पेंशन की समस्याओं को दूर करने के लिए एक फोरम बनाएंगे। सिंपल सी बात यह है, विनियामक सुधार है तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात बोली गई है ना। जैसे लाइसेंस की समस्या है या किसी प्रकार की चीजों की समस्या है तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों का बच्चों क्या बनाने की बात बोली गई है, निवेश अनुकूलन सूचकांक, इन्वेस्टमेंट एडेप्शन इंडेक्स कह सकते हो आप, है ना। तो ये एक बनाने का यहां पे बोला गया है। तो इसमें क्या होगा, 2025 में देखो, वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक शुरू किया जाएगा, है ना। तो ये भी यहां पे बात बोली जाइए, जिससे कि भाई अलग अलग राज्यों को पता चलेगा कि हम किस राज्य से कैसा, मतलब एक तरीके से कैसा हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा राज्य आगे है, हम राज्य पूछे, पता तो चलेगा राज्यों की रैंकिंग जब आएगी तो, है ना। आइए आगे देखते हैं, अब आ जाता है करों को लेकर। भाई करों को लेकर अगर हम बातचीत करें तो भाई कर दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और हमारा अप्रत्यक्ष कर। और इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण जो खासियत है वो है हमारे कर में बदलाव। तो भाई आयकर में एक भयंकर बदलाव हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो हमें आप सबको पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सरकार ने बोला है कि 12 लाख तक की आय पर, अगर आप 12 लाख तक की आय है तो आपको किसी प्रकार का कर पे नहीं करना, कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो 12 लाख तक की आय पर कोई भी कर नहीं देना। अगर आप बच्चों 12 लाख तक की आय, याद रखना ये आय कैसी होनी चाहिए, ये सैलरीड नहीं है, मतलब आप व्यापार कर रहे हैं या अन्य कोई कार्य करके कमा रहे हैं तो आपको 12 लाख तक छूट है। लेकिन आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपको तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो इसमें 75,000 की सरकार और आपको छूट दे रही है। और इस तरीके से जो वेतनभोगी लोग हैं उनको 12,75,000 तक की आय पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो जैसे कि भाई आप सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ईश्वर आपको, हम तो ये बोले आपको जल्दी सफलता प्रदान करें, जब आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो आप समझ जाइए 12,75,000 तक की आय पर आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होगा, है ना। चलिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो जिनकी उम्र बच्चों 60 साल से ज्यादा है, जिन्हें हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनके लिए जो ब्याज, जो हमारा उस पर जो सरकार टैक्स लगाती थी, TDS जिसे बोलते हैं, TDS काटती थी, वो पहले 50,000 रुपए पे काटती थी, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है। मतलब क्या है आसान भाषा में, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। इसका मतलब यह है बच्चों, आपको पता होगा जो हमारे बचत खाते होते हैं, हम उस पर पैसा रखते हैं तो सरकार उस पर ब्याज देती है ना। लेकिन याद रखना, उस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स की रेंज में आता है, उस पर भी टैक्स लगता है, लेकिन उसकी सीमाएं होती हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोला जाए तो यहां पे बोला गया है कि पहले क्या होता था कि अगर एक वर्ष में, एक वित्त वर्ष में मिलने वाला ब्याज
है ना, चाहे आपने बैंक में एफडी कराई है, आरडी कराई है, चाहे आपका बचत खाता है, कुछ भी क्यों ना हो, उस पर मिलने वाला ब्याज 50,000 से अधिक हो जाता था। कितने से अधिक? 50,000 से अधिक। तो सरकार इनकम टैक्स के नियम के अनुसार टैक्स लगाती थी। लेकिन अब यही सीमा बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है। मतलब समझ गए? मतलब ये हो गया कि भैया आप आसान भाषा में ऐसा समझो कि 1 लाख तक अगर एक वित्त वर्ष में आपको ब्याज मिला है तो कोई टैक्स नहीं करना, इससे ऊपर है तो तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बच्चों जस्ट डबल कर दिया, और 1 लाख केवल ब्याज का पैसा, आप समझ सकते हैं कितना मोटा अमाउंट होता है। 1 लाख का ब्याज, ब्याज ब्याज खाली लाएंगे, 1 लाख रुपए की बात है खाली ब्याज ब्याज वाले पैसे की, है ना। चलिए, किराए पर बच्चों जो टीडीएस होता है उसको भी वार्षिक सीमा पहले 2.40 लाख था, उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है ना। तो मतलब अब 6 लाख तक किराए से मिलने वाली आय पर भी कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की बच्चों एक स्कीम है जिसे बोलते हैं उदारीकृत धन प्रेषण स्कीम, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस फैसिलिटी, है ना। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस फैसिलिटी, एलआरएस बोलते हैं इसे। तो इसके अंतर्गत जो हमारा धन प्रेषण हो रहा है, यानी यहां से हम बाहर पैसा भेज रहे हैं, बाहर से हमारे देश में पैसा आ रहा है, तो 7 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर अब उसे 10 लाख रुपए कर दिया। यानी कि वहां पे भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, यानी कि आप 10 लाख रुपए तक आराम से पैसे का क्या कर सकते हैं? रेमिटेंस कर सकते हैं, मतलब उसको प्रेषण कर सकते हैं, यानी कि इधर से उधर भेज सकते हैं। पहले 7 लाख तक से ऊपर जब भेजते तो टैक्स देना पड़ता था सरकार को, तो आप 10 लाख तक भेज सकेंगे, वहां पे कोई टैक्स नहीं है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे आइए। हाँ भाई, ये जरूर जान लेते हैं कि आखिर हमारा टैक्सेशन में स्लैब में बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है ना। देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जैसे मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक आयकर पे कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। अगर सैलरीड है तो 12,75,000 पे नहीं है। और सरकार ने क्या करा है, जो मौजूदा जो हमारा टैक्स स्लैब है उसमें परिवर्तन कर दिया। अब जो नया टैक्स स्लैब है वो आपके सामने ये है कि अगर आपकी आय 0 से 4 लाख है तो आपको कोई भी कर नहीं देना। अगर आपकी आय 4 से 8 के बीच में है तो 5% कर देना होगा। अगर 8 से 12 है तो आपको 10% देना होगा। देखो बहुत आसान है, 5, 10, 5 का पहाड़ा याद करो, 15, 20, 25 और 30। और आय में 4 का पहाड़ा याद करो, 4 तक कोई नहीं, 4 से 8 5, 8 12, 12 16, 16 20, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा है तो हमारा 30% है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले जो कर प्रणाली थी, टैक्स स्लैब था, उसमें 15 लाख से ऊपर था अगर आप किया है तो 30% था। लेकिन अब देखिए ये डिवाइड कर दिया गया, 15 से अधिक 20 तक 20%, 20 से 24 25 और 24 से ऊपर 30% हो जाता था, है ना। और याद रखना बच्चों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सैलरी के माध्यम से 12,75,000 तक कमाएगा तो कोई कर नहीं देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 5% क्या है, 10% क्या है, 15% क्या है। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, ये मैं आपको समझा देता हूं। ये कैसे संभव हो पाया कि 12 लाख तक कोई कर नहीं है और 12,75,000 तक कोई कर नहीं है। तो यहां पे सरकार ने, मैं यही लिख देता हूं, सरकार ने रिबेट प्रोवाइड करी है। रिबेट का मतलब होता है छूट, ठीक है। और इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नंबर 87A, ये धारा है इनकम टैक्स एक्ट की धारा, उसके तहत पहले ये रिबेट बच्चों 25,000 रुपए थी। 25,000 से इसे बढ़ा के अब सरकार ने कितना कर दिया, 60,000 कर दिया। 25,000 से 60,000 कर दी गई है। मैं लिख भी देता हूं, 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी है। और इसी का नतीजा है, जब ये छूट बढ़ा दी है सरकार के द्वारा, ठीक है, तो इसी के कारण देखा होगा बच्चों, आपने सुना होगा पहले पहले 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि बच्चों सरकार 25,000 की छूट दे रही थी, तो छूट के कारण बच जाता था। अब यही छूट को और बढ़ा दिया है, अब 60,000 कर दिया है, तो जिसके कारण नतीजा क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए सालाना कमाएगा तो सरकार को टैक्स 0 देगा। कितना देगा? 0 टैक्स देगा। और यही अगर कोई नौकरी वाला है, सैलरी वाला व्यक्ति है, सैलरी से पैसा कमा रहा है, तो 75,000 का एक्स्ट्रा इसके अलावा सरकार डिस्काउंट दे रही है। 75,000 का अलग से देखो लिखा भी है, 75,000 के मानक कटौती दे रही है। तो 75,000 की मानक कटौती और जोड़ दो तो 75,000 और जोड़ दो, यानी कि 12,75,000 तक की किसी की तनख्वाह है तो भी टैक्स कितना हो गया, वो भी टैक्स 0 हो गया। तो याद रखिएगा, तो मतलब इस छूट के कारण ही 12 लाख तक की आय वाला 0 टैक्स दे रहा है। अगर सरकार ये कटौती हटा देना तो नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी।
क्लियर, याद रखना। तो मेन बात ये है जिसके कारण हमारे कहा जा रहा है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे, नहीं तो काफी बच्चे बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ तो 10% है, यहाँ 20% है, 25 है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे छूट दे दी गई है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। आइए, इसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ पे बोला गया है कि 7 टैरिफ दर जो होती हैं उनको हटाने की बात बोली गई है। ये टैरिफ दरें बच्चों हमारे सीमा शुल्क पे लगती हैं, जो पहले 15 थी, जिनमें 7 को हटाने की बात हो रही है और 8 रह जाएंगी अब, है ना। ये कस्टम ड्यूटी संबंधित है। 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट कर दिया गया। मतलब ऐसी दवाइयां जो किसी व्यक्ति की जान बचा सकती हैं, जीवन रक्षक दवाइयां जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनको बिल्कुल कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिया गया। 6 जीवन रक्षक दवाएं 5% के रियायती सीमा शुल्क दवाओं में शामिल कर दी गई है। वहां पे 5% का रियायती सीमा शुल्क लिया जाएगा, उसमें शामिल कर दी गई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इस बजट में बच्चों बोला गया है जो राजकोष के घाटा है, कितना का रहने का अनुमान है। सरकार ने बोला है कि राजकोष की घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। ये यहाँ पे सरकार का बोला गया है, मतलब 4%, 4.4% पर हम लेके आएंगे, इतना हमारा प्रयास रहेगा। और सकल बाजार उधारियां, सरकार की जो बेधारियां होंगी वो 14.82 लाख करोड़ के रहने का अनुमान है। अब देखो ये तो उधारियां तो नहीं पूछता, लेकिन राजकोष की घाटा वाला क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट वाला क्वेश्चन हर बार आता है ना, कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट को लेकर सरकार ने बजट में क्या बोला है, कितना रहेगा जीडीपी का, तो आप तुरंत जवाब देंगे जीडीपी का 4.4% रहने की संभावना है, अनुमान यहाँ पे जताए जा रहे हैं। परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो ये तो रही सारी की सारी बजट की कहानी जो हमने आप सबके साथ मिलकर यहाँ पे बातों को सीखा। अब प्रश्न आ जाता है एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर हम पढ़ते हैं बजट में इस विभाग को उतना मिला, उस मंत्रालय को इतना मिला, रक्षा मंत्रालय को उतना मिला, तो आखिर कितना कितना किसको एलोकेट हुआ है, ये भी तो जान लें। बिल्कुल, तो इसके लिए चिंता मत करो, जो सरकार के द्वारा बजट में अलग अलग मंत्रालयों में और अलग अलग जो मदें रखी गई हैं उनको हम एक साथ समझ लेंगे। तो वो है ये आपके सामने। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे ज्यादा हमारे बजट में बच्चों रक्षा के क्षेत्र के लिए रखा जाता है, और इस बार भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 4,91,732 करोड़ रुपया रक्षा के लिए रखा गया। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे अमाउंट किसमें है, करोड़ों में है। किसमें है, करोड़ में है, करोड़ में है, याद रखिएगा। तो 4,91,732 रुपए रक्षा के लिए रखे गए हैं, करोड़ रुपए। ठीक, ग्रामीण विकास के लिए दूसरे नंबर पे 2,66,817 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गृह मंत्रालय के लिए 2,33,211 करोड़ रखे गए हैं। कृषि से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछे ना पूछे, ये जरूर याद रखना, है ना। 1,71,437 करोड़ रुपए। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या डेटा पूछता है बजट में, बच्चों डेटे का ही तो सारा खेल है, और किसका खेल है। यही बच्चा गलती करता है पेपर में, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, है ना। शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए रखे गए भैया, 1,28,650 रुपए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए गए, 98,311 करोड़ रुपए रखे गए। ये डेटा अच्छे से पढ़ लेना बेटा, खास खास सारा इंपॉर्टेंट है। शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए। आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी और टेलीकॉम कंपनियों के लिए रखे गए 95,298 करोड़ रुपए। ऊर्जा के लिए रखे गए हैं भैया 81,174 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग धंधों के लिए 65,553 करोड़ रुपए। समाज कल्याण के लिए रखे गए हैं हमारे 60,052 करोड़ रुपए। और लास्ट और है हमारा वैज्ञानिक विभागों के लिए 55,679 79 रुपए रखे, 79 करोड़ रुपए, सब करोड़ों में है, याद रखिएगा। वैसे अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट जहां मैंने टिक कर रखे हैं, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं। अब भाई ज्यादा डीप में से क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो आपसे पूछ लेगा, बताओ भैया ये उद्योगों के लिए कितने रखे गए हैं, या शहरी विकास के लिए कौन सा है इंपॉर्टेंट, और समाज कल्याण वाला पूछ सकता है। लेकिन शुरू वाले जो हैं वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना, वहां से गारंटेड आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन देखने को नजर आ सकता है। तो ये है बच्चों संपूर्ण बजट की कहानी। और भी कुछ देख रहे थे, कुछ रहा गया हो तो लीजिए, तो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बजट अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमारे जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सब हमने आपको लेकर बातचीत करी। अब आपकी कार्य है इसको अच्छे से पढ़ना, इसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। पीडीएफ आपको वैसे मिलेगी, लेकिन अपनी लैंग्वेज में और बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे फिर हम अगली कक्षा में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।